नमस्कार, मैं चंद्रमणि मिश्र, डायट प्रवक्ता बलरामपुर। मैं आज आप लोगों के समक्ष हिंदी भाषा की ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्ध उच्चारण शीर्षक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में सर्वत्र गति व्याप्त है और गति से ध्वनि प्रकट होती है, ध्वनि से शब्द परिलक्षित होते हैं और शब्द से भाषा का निर्माण होता है। ध्वनि शब्दों का आधार तथा भाषा की लघुतम इकाई है। शिक्षु ध्वनियों के बारे में जान सकेंगे, ध्वनि एवं वर्णों में अंतर बता सकेंगे, भाषा में ध्वनि को स्पष्ट कर सकेंगे तथा छात्रों को सुनकर समझने में समर्थ बना सकेंगे। ध्वनियों के भेद एवं उच्चारण स्थान को समझ सकेंगे। छात्रों को वर्णों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करा सकेंगे। विद्यालय में प्रवेश लेने के पूर्व ही बच्चे भाषाई कौशल की जो प्राथमिक दक्षताएं हैं उन्हें कुछ हद तक प्राप्त कर लेते हैं। वे अपने माँ बाप, परिवार की बातों को सुनकर समझने तथा अपना मतलब बताने में समर्थ रहते हैं। इतना ही नहीं, बच्चे गाड़ी, मोटर, पशु पक्षी आदि की आवाजों को भी जानते और समझते हैं, बस उन्हें अब तक भाषिक ध्वनियों की पहचान नहीं हुई होती है। इनके लिखित रूप को वर्ण तथा वर्ण के उच्चरित रूप को ध्वनि कहा जाता है। हिंदी भाषा की ध्वनियों को देवनागरी लिपि में वैज्ञानिकता के आधार पर वर्णमाला में क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप से रखा गया है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है, जिसमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन के साथ ही साथ 2 उच्छिष्ट व्यंजन भी सम्मिलित हैं। प्रशिक्षु बच्चों को इन भाषिक ध्वनियों के बारे में सरल एवं स्पष्ट ढंग से समझा सकें, इसके लिए आवश्यक है कि प्रशिक्षु स्वयं इस बारे में पूरी तरह जानकारी रखें। यह तभी संभव है जब उन्हें वाग्यंत्र अर्थात ध्वनि यंत्र की समझ हो। इस चित्र में निर्दिष्ट अवयवों की सहायता से ध्वनियां उच्चरित होती हैं। जो आपको यह चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें जो अवयव हैं इन्हीं से ध्वनियां उच्चरित होती हैं। यह अवयव उच्चरित ध्वनियों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। इन्हीं के आधार पर वर्णों का नामकरण भी होता है। वाग्यंत्र के आधार पर ध्वनियों का उच्चारण स्थान संस्कृत के सूत्रों के अनुसार। अब यह जो चित्र आपके सामने उपस्थित है, इस चित्र में वर्णों के नाम जैसे कंठ वर्ण, दंत वर्ण और उनके उच्चारण स्थान जैसे कंठ, दांत और बाईं तरफ सूत्र तथा दाईं तरफ व्यंजन को स्थान दिया गया है। इस चार्ट में प्रथम कंठ वर्ण, जिसका उच्चारण स्थान कंठ है, इसके अंतर्गत अ, आ स्वर व विसर्ग तथा क, ख, ग, घ, ङ और ह व्यंजन आते हैं। इनका सूत्र है अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। दूसरा जो तालव्य वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान तालु है। इसमें ई स्वर तथा च, छ, ज, झ, ञ, य और श व्यंजन उच्चरित होते हैं। सूत्र है ईचू यशानाम तालु। तीसरा जो मूर्धन्य वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसमें री स्वर तथा ट, ठ, ड, ढ, ड़, र, श व्यंजन उच्चरित होते हैं। सूत्र है ऋटु रसाणाम मूर्धा। चौथा दंत्य वर्ण, इसका उच्चारण स्थान दांत है। इसमें त, थ, द, ध, न, ल, श व्यंजन उच्चरित होते हैं। पांचवा ओष्ठ वर्ण, इसका उच्चारण स्थान ओठ। इससे उच्चरित होने वाले स्वर उ एवं व्यंजन प, फ, ब, भ, म है। सूत्र है उपपद्मानीयानाम मोष्ठौ। उपपद्मानीयानाम मोष्ठौ। पांचवा अनुनासिक वर्ण, इसका उच्चारण स्थान नाक और संबंधित वर्ग का उच्चारण स्थान है। जैसे ङ, क, ख, ग, घ, ङ का जो कंठ और नाक, ञ का नाक और तालु, ण का
नाक और मूर्धा, न, नाक का, न का न, नाक और दांत, म का ओठ और नाक से उच्चरित होते हैं। इनका सूत्र भी स्पष्ट है। ञ मंगला नाम नासिका च माने और, नासिका और संबंधित, मतलब नाक और संबंधित वर्ग के, जिस वर्ग का वह व्यंजन है उस वर्ग का उच्चारण स्थान और नासिका। कंठ तालव्य वर्ण, कंठ तालव्य वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। इसके अंतर्गत ए ऐ स्वर आते हैं। सूत्र है ए दैतोह कंठ तालु। फिर कंठोष्ठ वर्ण, कंठोष्ठ वर्ण में इसका उच्चारण स्थान कंठ और ओठ है। इसके अंतर्गत ओ औ स्वर आते हैं। उच्चारण है, सूत्र है ओ दौतोह कंठ तालु। दंत्योष्ठ वर्ण, दंत्योष्ठ वर्ण का उच्चारण स्थान दांत और ओठ है। इसके अंतर्गत व वकारस्य दंतोष्ठम, व व्यंजन आता है। सूत्र वकारस्य दंतोष्ठम। अनुस्वार, सबसे निचले पायदान पे आप देख रहे हैं, इसमें अनुस्वार यह अयोग वाह है। इसका उच्चारण स्थान नाक होता है, नाक होती है और सूत्र है नासिकानुस्वारस्य। यह अनुस्वार वर्ण पूरी तरह से नाक द्वारा उच्चरित होता है। आपके समक्ष एक उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कंठ 3 भागों में बटा है। कंठ और जिह्वापश्च इसके द्वारा क ख ग घ उच्चरित होता है। केवल कंठ अ आ उच्चरित होते हैं। कंठ और अलिजिह्वा, जिसको काग या कौवा भी कहते हैं, सभी अनुनासिक स्वर इससे उच्चरित होते हैं। दूसरा है काकल्य, काकल्य को उरस से भी कहते हैं। इससे विसर्ग और ह का उच्चारण होता है। जिह्वा मूलीय जो आगत ध्वनियां हैं, फारसी भाषा से जो आई हुई आगत ध्वनियां हैं, उसमें क ख य, क क ख य फ, यह सभी जिह्वा मूलीय ध्वनियां हैं। तथा चौथा जो नासिक्य, नासिक्य में आप देख रहे हैं कि नाक के द्वारा, जो पूर्णतः नाक के द्वारा होता है उच्चारण, जिसका वह अनुस्वार है। नाक और मुख के द्वारा अनुनासिक न, म, अंग, ड़, न और अ, आ, ई आदि स्वर भी, यानी अनुनासिक स्वर भी इसी में नासिक के अंतर्गत आते हैं। कंठतालु ए ऐ, कंठोष्ठ ओ औ, मूर्धन्य ऋ र ष ट ठ ड ढ ड़ और ढ़ ढ। ढ़ ढ ये दोनों उच्छिष्ट व्यंजन हैं। इनका प्रयोग बीच में होता है, जैसे पढ़ना सड़क, चढ़ना लड़ाई। दंत्य वर्ण, इसमें स त थ द ध वर्ष से न, न, र, र, ल, ल, श, ज ये वर्ष के अंतर्गत आते हैं। तालव्य ई ई य, श, च, छ, ज, झ, ञ। दंतोष्ठ व, ओष्ठ उ, प, फ, ब, भ। हिंदी वर्णमाला में हम देखें कि हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन आदि में विभक्त है। अगर हम स्वरों के वर्गीकरण पर एक नजर डालें तो स्वरों का जो वर्गीकरण है उसमें हम देख रहे हैं कि जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर ई ए ऐ, मध्य स्वर अ, पश्च स्वर उ ओ औ आ। ओठ की स्थिति के आधार पर जब स्वरों के उच्चारण में ओठ की स्थिति गोल हो जाती है तो वह वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं, तथा जो गोल नहीं होते हैं वह अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं।
अब अवृत्तमुखी के अंतर्गत ई ई ए ऐ अ आ आते हैं, जबकि वृत्तमुखी के अंतर्गत उ ऊ ओ औ आ, ये जो ऑफिस का अ जो मुख्य विवर है उसके खुलने के आधार पर समृत अर्थात बंद, इसके अंतर्गत ई ई उ अर्धसमृत यानी आधा बंद, ए ओ अर्धविवृत अर्थात आधा खुला, अ ऐ ए औ औ विवृत मतलब पूरी तरह से खुला, आ इसके अंतर्गत आता है। मात्रा काल के आधार पर अर्थात ध्वनियों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसके अंतर्गत स्वरों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में अ ई उ इनके उच्चारण में कम समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वर जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ इन सबों में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। प्लुत इसके उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है, जैसे ओम। इसको लिखने के लिए ओम लिखने के लिए ओ के आगे हिंदी का 3 बना दिया जाता है। यदि आप देखे होंगे कि जब सुबह मुर्गा बांग देता है तो वह कुकड़ू कू, जो कू बहुत देर तक बोलता है, वह प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर में बोलने वाले पक्षी में मोर का भी उच्चारण प्लुत स्वर में ही होता है। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभक्त करते हैं। अभी हमने देखा कि उच्चारण में लगने वाले समय यानी मात्रा काल के आधार पर भी 3 भागों में विभक्त था, तो उत्पत्ति के आधार पर भी स्वर 3 भागों में विभक्त होते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर यानी ह्रस्व स्वर जो है वो मूल स्वर, दीर्घ स्वर उसके अंतर्गत आ ई उ आते हैं, और संयुक्त स्वरों में ऐ ओ औ ये स्वर सम्मिलित है। आगे एक दूसरा चित्र है, उसमें अग्र स्वर के अंतर्गत ई ए ऐ तथा पश्च स्वर के अंतर्गत उ ओ औ आ रहे हैं, जबकि मध्य या केंद्रीय स्वर के ठीक नीचे अ है। यह उदासीन और विपरीत भी होता है, इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। अगर हम मुख्य विवर में देखें तो मुख्य विवर के अंतर्गत देख रहे हैं कि जो समृत है उसके अंतर्गत ई उ आ रहे हैं, अर्ध समृत में ए ओ आ रहा है, अर्ध विवृत में ऐ औ आ रहा है, विवृत में आ रहे हैं। और ओठ की स्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो ई ए ऐ आ यह सभी अवृत्तमुखी हैं, जबकि उ ओ औ वृत्तमुखी हैं। ई का उच्चारण स्थान तालु, जबकि उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु, जबकि आ का उच्चारण स्थान कंठ है। ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। हिंदी वर्णमाला की ध्वनियों के चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, उनके खास करके प्रयत्नों के बारे में पर सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि प्रयत्न किसे कहते हैं। प्रयत्न वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक प्रयासों को प्रयत्न कहते हैं। अर्थात ध्वनि के उच्चारण में हमें प्रयत्न यानी प्रयास या चेष्टा करना पड़ता है। यह प्रयास, चेष्टा या प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य प्रयत्न या यत्न, चेष्टा जो भी कह लें आप, और दूसरा अभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न की वर्णों के उच्चारण क्रिया के पश्चात किया जाने वाला आंतरिक प्रयास बाह्य प्रयत्न कहलाता है। बाह्य प्रयत्न के 2 प्रकार हैं, पहला स्वर तंत्रीय बाह्य प्रयत्न, दूसरा औरस या उर संबंधी बाह्य प्रयत्न। इसके आधार पर स्वर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, घोष और अघोष। घोष ध्वनियों के उच्चारण में गूंज और स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। इसके अंतर्गत व्यंजन वर्गों के 3, 4 और 5वें वर्ण आते हैं। ह आता है, अंतस्थ य व र ल आते हैं,
य, र, ल, व तथा सभी स्वर आते हैं और उच्छिप्त व्यंजन जो है ढ़, ढ यह दोनों आते हैं। और जबकि अघोष के अंतर्गत इसमें तो न तो गूंज होती है और न ही स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। इसमें व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन के श, श, स तीनों सकार सम्मिलित होते हैं। दूसरा औरस या उर संबंधी बाह्य प्रयत्न के बारे में बात करें तो उसके अंतर्गत उसके दो भेद हैं, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण ध्वनियों के अंतर्गत वायु की जो मात्रा होती है कम प्रयोग में लाई जाती है। इसके अंतर्गत व्यंजन वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण, अंतस्थ व्यंजन, सभी स्वर और द्विगुण व्यंजन का जो ड़ होता है, ड़, सड़क, लड़ाई, ड़, ड़ वह आता है। जबकि महाप्राण, दूसरा जो महाप्राण है, इसके उच्चारण में जो प्रश्वास वायु है वह अधिक मात्रा में उपयोग में लाई जाती है और इसके अंतर्गत व्यंजन वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन पूरा श, 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 स, ह एवं विसर्ग तथा द्विगुण व्यंजन का जो उच्छिप्त व्यंजन का उसमें ढ़ था, इसमें ढ़ है, यानी पढ़ना, चढ़ना। और अभ्यांतर प्रयत्न, अब हम अभ्यांतर प्रयत्न के बारे में चर्चा करेंगे। वर्णों के उच्चारण से पहले किए जाने वाला, वह ध्यान से देखिएगा, वह प्रयत्न जो था वह वर्णों के उच्चारण के पश्चात था और ये अभ्यांतर प्रयत्न जो है यह वर्णों के उच्चारण से पहले किए जाने वाला आंतरिक प्रयास है। वह भी आंतरिक प्रयास था किंतु वर्णों के उच्चारण की प्रक्रिया के बाद था। यह वर्णों के उच्चारण से पहले किए जाने वाला आंतरिक प्रयास ही अभ्यांतर प्रयत्न कहलाता है। अभ्यांतर प्रयत्न वर्णों के स्फुट उच्चरित होने के पूर्व होता है। आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, जैसे स्पृष्ट प्रयत्न, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। इसमें स्वर तंत्रियां सामान्य रूप से खुली रहती हैं। इसमें वायु स्वर तंत्रियों के साथ घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और उच्चारण में बल लगाया जाता है। यह स्पृष्ट प्रयत्न है। इसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजन आते हैं। ईषत् स्पृष्ट का मतलब है थोड़ा छूना। इसमें भी स्वर तंत्रियां सामान्य रूप से खुली रहती हैं किंतु स्वर तंत्रियों में कंपन कम होता है और उच्चारण में भी कम बल लगता है। इसके अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आते हैं। ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम, यह इसका सूत्र है। तीसरा जो ईषद विवृत मतलब खुलना और ईषद विवृत में थोड़ा खुलना। इसमें स्वर तंत्रियां बहुत कम खुलती हैं, उच्चारण में बल अधिक लगाया जाता है, संघर्ष और कंपन भी अधिक होता है, जिसके कारण मुंह से उच्चारण के समय निकलने वाली जो वायु होती है वह गर्म हो जाती है। इसलिए इसके अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आते हैं। ईषद विवृतम मुष्माणाम, विवृत यानी पूर्ण रूप से खुला हुआ। इसमें स्वर तंत्रियां पूरी तरह से खुली रहती हैं। इसके अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। विवृत स्वराणाम। संवृत यानी बंद। ह्रस्व अप्रयोग की दशा में संवृत होता है, अर्थात जब हम रामः या बालकः आदि का उच्चारण कर रहे होते हैं तो इसमें जो प्रयुक्त अ है, क्योंकि यह दोनों शब्द अकारांत हैं, इसमें जो प्रयुक्त अ है यह संवृत है, यह प्रयोग की दशा में है। जबकि प्रक्रिया की दशा में जैसे पुस्तक धन आलय, इसमें पुस्तक शब्द में आया हुआ अ और आलय का प्रारंभिक आ मिलकर के आ होंगे दीर्घ संधि, तो पुस्तक का जो अ है यह विवृत होगा, यानी प्रयोग की दशा में संवृत किंतु प्रक्रिया की दशा में वह भी विपरीत होगा। इसका सूत्र है ह्रस्वस्या वर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम विवृतम एव। दूसरा स्लाइड है अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर। इसमें आप देख सकते हैं कि अभी तक आपने जो देखा था वो संस्कृत के आधार पर था, एक ये भी कहीं कहीं किन्हीं किताबों में मिलता है।
इसमें आप देख सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ है, उष्म है, अर्धस्वर य व, पार्श्विक ल, लुंठित या प्रकंपित या प्रकंप जात इसके अंतर्गत र, और अनुनासिक के अंतर्गत जितने भी पंचम वर्ण हैं समाहित है। धन्यवाद।